नमस्कार। पब्लिक इंडिया के 9 AM संस्करण में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं, एडिटर इन चीफ देश नीति के प्रकाश पौरे जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रकाश पौरे जी। धान संकट पे हरियाणा और पंजाब खड़ा है और महाराष्ट्र का, विदर्भ का भी ऐसा ही कुछ हाल है। चाहे कपास की खेती हो, चाहे प्याज हो, चाहे सोयाबीन हो, किसी भी फसल का सही दाम किसान को नहीं मिलता है। देश के किसानों ने सरकारों पर अब उल्टा दांव चलने का फैसला कर लिया है। धान खरीद संकट की बात करें तो डीएपी की कमी के बीच और धान खरीद का संकट के बीच सभी किसान संगठनों ने 26 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन फगवाड़ा, बटाला, मोगा, संगरूर के राजमार्ग, मतलब पंजाब के सभी मेजर राजमार्ग जो अमृतसर से दिल्ली को कनेक्ट करते हैं, या संगरूर से भटिंडा हाईवे को कनेक्ट करते हैं, या मोगा से फिरोजपुर को करते हैं, उन पे सब पे चक्का जाम कर दिया है। बटाला के रेलवे स्टेशन की रेलवे लाइन पर भी किसान अपनी जान हथेली पर लेके बैठ गए हैं। 1 महीने से पंजाब में धान खरीद नहीं होने के चलते आज किसान यूनियनों को यह बड़ा फैसला करना पड़ा। किसान धान की एमएसपी के नीचे खरीदे जाने की शिकायत भी कर रहे हैं। 2350 रुपए की एमएसपी है, 2000 पे भी धान बिक नहीं रहा है, 350 का रेट कट लग जाता है। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ के किसानों को वादा किया था कि 3100 रुपए पे धान खरीदेंगे। 25 दिन बाद भी धान खरीद चालू कराने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 5 दिन का समय और मांगते हैं। ताजा स्थिति यह है कि अभी तक धान खरीदा नहीं जा रहा है। एफसीआई के गोदामों में क्रिएट नहीं की गई, जगह ही नहीं है, तो धान खरीद के रखेंगे कहां। अब धान खरीद चालू हो ना हो, 1 महीना लेट है, यानी कि इससे संबंधित पराली संभालने और गेहूं की बिजाई के लिए वक्त बहुत कम बचता है। आपको पता है कि नवंबर के महीने में गेहूं की बिजाई होती है। अगर धान की खरीद नहीं होगी तो कब पराली को संभालेंगे, कब वहां पे मशीनें चलेंगी, और फिर आग लगाने का जो इल्जाम है वो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों पर मढ़ा जाता है। धान की खरीद का मैं आपको बता दूं, 180 लाख टन धान में से सिर्फ 6.5 लाख टन मंडियों से उठी है। मिलर उठा नहीं रहे हैं। पहले प्राइवेट मिलर्स धान ले लिया करते थे, वैश्विक मंदी के चलते मिलर से भी धान नहीं उठ रही है। सरकार कुछ नहीं कर रही है, धान कटाई रुकी हुई है, गेहूं की बिजाई का टाइम आ चुका है। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र में विदर्भ के किसान भी परेशान हैं। आपने देखा किस तरीके से प्याज के किसानों का एक्सपोर्ट रोक दिया गया। जब उनकी फसल तैयार थी तो $800 प्रति टन और 40% ड्यूटी देकर किसानों को रोका गया कि वो प्याज ना बेचें, ताकि उपभोक्ताओं को सस्ता प्याज उस समय मुहैया कराया जा सके। अब जबकि सर्दियां आ गई हैं, आपको पता है कि नॉर्थ में प्याज 80 रुपए से लेके 120 रुपए किलो बिकता है, और अब सरकार ने एक्सपोर्ट खोल दिया है और उसकी मिनिमम टनेज का प्राइस भी हटा दिया है और ड्यूटी भी 20% कर दी है। इसके चलते अब प्याज के दाम आसमान पर छुएंगे, क्योंकि त्योहारों का समय है और ये सब चीजें होंगी। और दूसरी तरफ आपके पार बॉइल्ड राइस हो या नॉन बासमती राइस हो, उसका एक्सपोर्ट भी खोल दिया है। किसानों के प्रति संवेदनशीलता ना दिखाते हुए पीएम किसान सम्मान निधि का 6,000 रुपया, जो कि 3 किश्तों में आता है, अगर उसको हम पूरे साल में 365 दिन से डिवाइड करें तो 16 रुपए प्रतिदिन बनता है। तो क्या ये जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, ये किसानों का सम्मान है या किसानों का अपमान है? प्रकाश पौरे जी, दोनों बातों पर, धान की खरीद पर, प्याज की फसल और खरीद पर, और पारबॉल राइस और प्याज के एक्सपोर्ट पर, किसानों को साल दर साल नुकसान क्यों भुगतना पड़ता है? और जो बीच के आड़ती और बिचौलिए हैं, अदानी और अंबानी, वही सारा पैसा कमा के ले जाते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, चाहे सेब का किसान हो, चाहे कन्याकुमारी का किसान हो, सबके हालात वही हैं। प्रकाश पौरे जी, अनम्यूट कर लीजिए। ने जो धान का विषय किया है, मेरा ये बोलना है कि किसानों से धान क्यों खरीदा जाता, चावल क्यों नहीं खरीदा जाता? धान से चावल बनाना क्या ये रॉकेट टेक्नोलॉजी है? एकदम छोटी सी मशीन है, हर गांव के अंदर गवर्नमेंट ने दे दिया और उनको बोले कि भाई तुम धावल से चावल बनाओ। देखिए, आप चावल खरीदने जाते हो बाजार के अंदर, भाभी जी आती होंगी, तो बाजार में कितने प्रकार का चावल है? कम से कम 10 प्रकार का चावल तो आपके सामने रहता, और हर एक की प्राइसेस क्या है? मिनिमम 50 रुपए, मिनिमम 50 रुपए से 100 रुपए के ऊपर तक।
तो जैसे आपको बासमती खरीदना अलग है, वो चिनोर खरीदना अलग है, हमारे तरफ एक दो तीन चावल अलग, काली मूछ है, और उसके बाद में दूसरा भी चावल आते हैं। तो 50 रुपए के ऊपर ही चावल बिकता है। धान क्या भाव बिक रहा है साहब? 30 रुपए में, 35 रुपए में। धान से चावल कन्वर्ट करना ये रॉकेट टेक्नोलॉजी है क्या? एक हमारे तरफ आप बोल रहे हैं कि हम चांद पे जा रहे हैं, और अभी भी आपने ये किया है कि हम किसानों से धान खरीदेंगे। बंदी डालना चाहिए, किसानों से धान नहीं चावल खरीदना चाहिए पहली बात तो। और वो धान से चावल बनाने का जिम्मा जो है वो वहां की ग्राम पंचायत है, या और भी कोई लोकल ये है, वहां पे छोटी सी मिल लगा दो हर एक गांव के अंदर। चावल कोई पूरे भारत भर में देखो, चावल की दो तीन ही बेल्ट है। हमारे एक महाराष्ट्र का जो बेल्ट है, इधर अपना भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, ये एक बेल्ट है राइस बॉल। और उसके बाद में उधर हरियाणा है, जो पंजाब है, ये दो तीन ही बेल्ट है इसके। ये कर्नाटक में कुछ बेल्ट है। तो ये होने के बाद में आप भी अभी भी बोल रहे हो कि धान खरीदो। देखिए, धान मतलब ये है कि उसको छिलके वाला चावल, और चावल मतलब चावल जो है उसका ऊपर से निकाला जाता। पहली बात तो ऐसा है कि ये चावल से धान से चावल बनाने की जो प्रक्रिया है, यही मूल रूप से गलत प्रक्रिया है। आप उसका टर्पण निकालेंगे, उसका जो छिलका है वो अलग निकालते, छिलका निकालने के बाद में उसके ऊपर का लेयर निकाल डालते, वो लेयर से आप जो है राइस ब्रान ऑयल निकाल लेते हैं। वो अलग अलग सारी सिस्टम्स है उसकी, और जो आप दे रहे हो लोगों को खाने के लिए, उसके कारण लोग बीमार गिर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर के सारे विटामिन तो वो जो ऊपर का जो ब्रान है उसमें निकल गए। ये अलग अलग सब्जेक्ट है, ये हमारे आज के हेल्थ, ये आज का सब्जेक्ट नहीं आपका और मेरा। वो विषय हमारा जो है कि वो चावल, धान क्यों खरीदे जाता है, धान की एक कितनी कम कीमत क्यों है? आप जब 10 प्रकार की चावल है तो 10 प्रकार के प्राइस रखो, और उसका रेशो क्या रहना चाहिए कि आप धान में से छिलका अगर निकाल दे तो उसका परसेंटेज कितना है? 20% छिलका निकलेगा ज्यादा से ज्यादा वजन में। 1 क्विंटल के पीछे अगर निकला जाए तो 80 किलो चावल निकलेगा उसमें से। और उसको कॉस्ट क्या पड़ती है? मिलिंग करने की कॉस्ट है क्या? ज्यादा ज्यादा 30 से 40 रुपए पर क्विंटल की कॉस्ट होती है। यानी 2 रुपए, यानी 2 रुपए 3 रुपए भी नहीं होती है ज्यादा ज्यादा चावल, इसकी चावल 30 पैसे, 30 या 40 पैसे। तो ये जो सरकार, देखिए अगर किसानों को क्या देना है, मैं आपको बताता हूं। जो बातें होती है कि महंगाई बढ़ गई है, तो मुझे बताइए डेफिनेशन क्या है महंगाई की? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ महंगाई भाई? क्या है? यानी 2020 में जो मोटरसाइकिल 40,000 रुपए की थी, वो आज 1,20,000 की हो गई। 4 गुना कीमत महंगी होगी उसकी। जो डेटा जो हम लोग खरीदते थे 100 रुपए का डेटा 500 रुपए का हो गया। वो महंगा नहीं है आपको? तो सोना क्या भाव था? आज सोना बिक रहा है 80,000 रुपए, चांदी बिक रही है 1 लाख रुपए में। उस समय पे चांदी थी 40,000 रुपए। बाकी की भी चीजें देखिए, मैं मेरे खेती की बात करता हूँ। मेरे खेती के अंदर 2020 के अंदर मैंने पाइप खरीदा था 3 इंची का 400 रुपए में। आज वही पाइप मैं 1,000 रुपए में खरीद रहा हूँ। और ट्रैक्टर जो खरीदता था मैं, ट्रैक्टर की कीमतें क्या हो गई, टायर की कीमतें क्या हो गई, डीजल की कीमत क्या हो गई है? तो ये महंगाई नहीं बढ़ी है। महंगाई बढ़ती है सिर्फ खाने की चीजों से। और एक तरफ आप खाने के लिए क्या बात करते हो कि ये इट इज ए एसेंशियल एसेंशियल कमोडिटी। अगर वो एसेंशियल कमोडिटी है, जीवनावश्यक चीज अगर है, तो जीवनावश्यक के लिए पैसा आप ज्यादा खर्चा करेंगे, या फिर जो नॉन एसेंशियल है? समझ लो आपने एक दिन मोबाइल नहीं वापस करे, मरने वाले हो आप। खाना नहीं मिला ना साहब 2 दिन, तो आपको मालूम पड़ेगा, नानी याद आ जाएंगे आपको। तो मेरा ये बोलना है कि ये जो बातें चल रही है फालतू की, मैं तो बोलता हूं कि पंतप्रधान ये इतनी सारी ज्यादा बकवास, मैं शब्द वापरूंगा, इतनी सारी जो बकवास करते हैं ना, उससे बेटर है कि उन्होंने ये बकवास लोगों के सामने, लोगों का दिमाग ठीक करना चाहिए। ये जो हमारे विश्व गुरु बोलते हैं ना कि मैं लोगों का ऐसा हूं, मैं लोगों को बदलता हूं, तो लोगों का तुम दिमाग बदलो ना। लोगों को ये बताओ कि भैया आपको खाने पीने की चीजें के ऊपर सबसे ज्यादा पैसा खर्चा करना है। क्या था एक जमाने में टीचर की सैलरी जो थी 1960-70 में 40-50 रुपए सैलरी रहती थी उसकी। तो वो 40-50 रुपए के सैलरी के ऊपर अभी टीचर की सैलरी हो गई 2,000 रुपये, 2 लाख रुपया। उसके बाद में उसका खर्चा कितना है खाने पीने के ऊपर? एक फैमिली के अंदर का, मेरे घर का फैमिली का, यानी मैं तो जिस लेवल पे हूँ, बावजूद उसके मेरे घर का खाने पीने का खर्चा जो है वो ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए महीने का है। ज्यादा बोल रहा हूँ मैं, सारी चीजों का, दूध दूध सारा खाना पीना सारा पकड़ लो। फॉरेन के अंदर आप जाइए, फॉरेन के अंदर आप रहते होंगे, तो फॉरेन में सबसे ज्यादा खर्चा आपका किस चीज के ऊपर है मुझे बताइए। पूछिए आप अपने रिश्तेदारों को, सबसे महंगी चीजें क्या है वहाँ? खाने पीने की चीजें महंगी भाई। ये तो कार, पेट्रोल, डीजल, ये तो सबसे सस्ता है वहां पे। बिजली सस्ती है वहां पे। हमारे यहाँ ये उल्टा है
हमारे को लोग तो इंडस्ट्री के लिए सारा काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज को सबसे ज्यादा मुनाफा देंगे, किसानों को मुनाफा तो छोड़ो साहब, मुनाफा मत दो, अरे लेकिन कम से कम उसको लूटो मत। सब्सिडी नाम आपने सुना है? सब्सिडी, सब्सिडी का व्याख्या क्या, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सब्सिडी? कि समझ लो आपको एक डीजल इंजन खरीदना है, 10,000 रुपए का डीजल इंजन है, गवर्नमेंट बोलती है कि भाई हम आपको ये 5,000 रुपए में दे देंगे, यानी 5,000 रुपए गवर्नमेंट ने उसको सब्सिडी दे दिया, है ना। तो गवर्नमेंट के तरफ से जो प्राइसेस रखी है, वो जो अभी वो जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, जो ये रहती है, एग्रोस्को रहता है। एग्रोस्को का मतलब मालूम है आपको? एग्रोस्को का मतलब है भारत के अंदर की जितने भी एग्रीकल्चर कॉलेजेस है, ये पूरे साल भर में एक जगह सारे जमा होते हैं, इनकी मीटिंग होती है, और उसके बाद में वो बताते हैं कि भाई ये साल हम चावल लगाया, हमारा चावल का प्रोडक्शन कॉस्ट इतना हुआ, हमने गन्ना लगाया, गन्ने का प्रोडक्शन कॉस्ट इतना हुआ, हमने कपास लगाया, हमारे कपास का प्रोडक्शन कॉस्ट इतना रहा। तो उसका एवरेज निकाला जाता है। हर एक जन बोल दिया कि हमारा 2,500 रुपए, कोई बोलता 2,200 रुपए, कोई बोलता 2,800 रुपए, एवरेज निकाल के बताती है कि दिस इज द एवरेज कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट है या कोई भी हर चीज का, उसको बोलते हैं द प्राइसेस सजेस्टेड बाय एग्रोस्को। एग्रोस्को की सजेस्टेड प्राइसेस जो है कॉटन की, वो है 15,000 रुपए पर क्विंटल, और कपास क्या भाव बिक रही है साहब? 6,000 रुपए, 7,000 रुपए, यानी प्रोडक्शन कॉस्ट है 15,000, आप खरीद रहे हो 6,000 7,000 रुपए में। सब्सिडी कौन किसको दे रहा साहब? किसान गवर्नमेंट को सब्सिडी दे रहा है। किसान जो उपभोक्ता है ना, आप जो चावल या आप जो भी चीजें आप खरीदते होंगे, शहर में रहने वाले जो लोग है ना, वो भले ही महंगा खरीदते होंगे। आज ही मैं बताता हूँ, मेरा आदमी, मेरे घर का ड्राइवर, उसको बोल दिया कि भाई आते आते संतरे खरीद के लाना, मौसमी खरीद के लाना, मेरे पोती को बुखार हो गया था तो उसने साहब 100 रुपए में 4 संतरे खरीद के लाए, 100 रुपए में 4, और मैंने संतरे बेचे 2 रुपए में 1। तो सोचिए ये जो गैप है इसका बीच में क्या है, यानी मैं 2 रुपए में बेच रहा हूँ, बाजार में 25 रुपए में, आप भी खरीद रहे हो, गेहूं खरीद रहे हो आप 30 रुपए में, 40 रुपए में, चावल खरीदते हो आप 50 रुपए से लेके तो 100 रुपए में, मैं तो बेच रहा हूँ 30 रुपए में भाई मेरा चावल। मेरा गेहूं मैं मेरा गेहूं बेच रहा हूँ 2,000 रुपए में, 20 रुपए में मेरा गेहूं बिक रहा है मेरा। आप भले ही खरीदते होंगे साहब। आप ये गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए, ये सिस्टम सुधारो ना साहब, ये सिस्टम सुधारो आप। तो बातें क्या हो रही है, ये डेफिनेशन सारी बातें ठीक करना, लोगों का दिमाग ठीक करना, ये पहले जरूरी है, उसी के बाद में किसान सुधरेगा, उसी के बाद में सुधरेगा। बातें ऐसी है साहब कि हमारा प्रोडक्शन, हमारे आदरणीय मोदी जी ने क्या बोला था साहब, 2017 में क्या बोला था आदरणीय मोदी जी ने, कि हम किसान को लागत से दुगना देंगे। क्या देंगे? लागत से दुगना कर देंगे, यानी उसका जो लागत खर्चा है उससे दुगना कर देंगे। हमारे स्वामीनाथन जी जो है, स्वामीनाथन जी ने जाके FL A2 प्लस FL प्लस C2 प्राइस बोला था। तो क्या C2 प्लस बोलता है 50% स्वामीनाथन जी ने बोला था, A2 प्लस FL सरकार ने लागू किया था। हाँ, तो C2 प्लस 50% जो बोल रहे हो, यानी सारा खर्चा, लागत पागत, उसके बाद में मेरा लेबर यारा सर, मेरे लैंड की कॉस्ट वगैरह सब पकड़ के जो भी खर्चा होगा उसमें आप 50% मुझे देंगे। तो आज क्या परिस्थिति है, मोदी जी ने ये एक्सप्लेन करना चाहिए कि C2 प्लस कितना दे रहे हो आप। अरे C2 प्लस नहीं दे रहे साहब, C2 माइनस 20-25% दे रही है। C2 माइनस 50% तक के प्राइसेस मिल रही है कई कई चीजों की। और इन्होंने जो बोला था ना, लेकिन एक बात है साहब, इन्होंने बोला था वो एक बात तो बिल्कुल मैं मान्य करता हूं कि हम किसान नंबर 1 गधे है, गधे। पूरे देश के किसानों को मेरे साथ मैं बोल रहा हूँ कि गधे नंबर 1 है, क्योंकि मोदी जी ने बोला था कि हम लागत से दुगना कर देंगे। किसी गधे ने नहीं पूछा कि लागत से दुगना आप क्या करेंगे। लागत से दुगना साहब इन्होंने खर्चा कर दिया, मेरा लागत से दुगना खर्चा कर दिया। मैं अगर आपको फर्टिलाइजर की प्राइसेस से लेकर तो सारी चीजें निकालू ना, तो आपको मैं एक टेबल भेज रहा हूँ, आप टेबल देखिए, वो टेबल से आपको पता लगेगा साहब कि इन्होंने क्या है। देखिए 2018 में जब मोदी जी ने, आदरणीय मोदी जी ने जो बोला था 2017 में, नहीं वो फर्टिलाइजर का टेबल मैंने भेजा है, वो देख बताइए आप फर्टिलाइजर का। तो 2018 में 15-15 का जो फर्टिलाइजर होता है, ये 15-15-15 है ना, ये NP का रेशो रहता है साहब हर फर्टिलाइजर का। मैं समझाऊंगा जो लोग समझते नहीं उनके लिए। तो देखिए 15-15 की, हाँ 2018 में वो फर्टिलाइजर था 887 रुपया, अभी 2024 में वो फर्टिलाइजर होगा 1470, 66% का राइज है साहब इसका। अभी देखिए ये 1846
ये 1076 था, अभी 1400, यानी 31% का 20-20 जीरो, ये सबसे ज्यादा बिकने वाला फर्टिलाइजर हमारा लगने वाला। ये 850 था, अभी 1450 पे कर रहा हूं मैंने, 82% की राइस है उसकी। 10-26-26 1055 की प्राइस थी, अभी 1700 रुपए, यानी 61%, और 12-32-16 ये एक कॉम्बिनेशन है, वो है 1061, वो 1760 रुपए, 66% बढ़ गया साहब। 24-24 जीरो, ये भी एक दूसरा उर्वरक जो है, ये हमें बहुत ज्यादा लगता है किसानों को। तो ये 1015 था, 1015 रुपए, 1768% प्राइसेस बढ़ गई है साहब इसकी। मैंने आपको जी बताया पाइपलाइन की कीमत क्या बढ़ गई है, बिजली क्या भाव हो गई है, वो छोड़ो, क्या बोलते हैं, सीड, उसके बाद में हमको लगने वाले जो इंसेक्टिसाइड्स है, ये इसकी प्राइसेस क्या बढ़ गई, ये नहीं देखते। इनकी प्राइसेस साहब डबल से ज्यादा हो गई है। जब परसेंटेज बता रहा हूँ 100% तक के, अगर यानी दुगने प्राइसेस हो गए, और दुगने प्राइसेस होने के बाद में आपने हमारी इनपुट कॉस्ट बढ़ा दी। मोदी जी ने बोला लागत से दुगना, लागत से दुगना मोदी जी ने हमारी इनपुट कॉस्ट कर दी साहब, लागत से दुगनी कर दी, और जो हमारी जो कीमतें थी ना, वो आधी कर दी। ये आदरणीय फडणवीस जी हमारे महाराष्ट्र के हैं, वो उनके सारे मंत्री लोगों के साथ में, एमएलए के साथ में घूमते थे, और उन्होंने वो बड़ा भजन वजन करते करते बोला था 2013 में कि सोयाबीन को जो है 6,000 रुपए दाम मिलना चाहिए थे, जो 4,200 रुपए कीमत मिलती थी हमको। तो बोले नहीं नहीं, सोयाबीन को तो 6,000 मिलना चाहिए। अब 2012 में जो प्राइस मिल रही थी, वो साहब आज हमको मिल रही है। बीच में हमको 10,000 रुपए में मैंने सोयाबीन बेचा है साहब। 2020 में मैंने सोयाबीन जो है मेरा 10,000 रुपए में बेचा था। आज मैं वो सोयाबीन 3,000 से तो 4,000 रुपए में बेच रहा हूँ। इतनी मेरी दुर्गति हो, मेरा खर्चा बढ़ गया, दुगना हो गया, खर्चा दुगना, प्राइसेस आधी। ये मोदी ने कर दिया साहब, लागत से दुगना माने लागत से दुगना खर्चा कर दिया, और हमारी जो प्राइसेस थी वो कम कर दी, इसीलिए किसान मर रहा। 12 किसान, ये विदर्भ में जहां से मैं हूं ना साहब, 11 डिस्ट्रिक्ट का विदर्भ है, 3 करोड़ की पॉपुलेशन है, और 3 करोड़ के पॉपुलेशन के अंदर ऐसा समझिए कि 1.5 करोड़ किसान से, यानी कि खेती संबंधित लोग हैं। 12 किसान रोज सुसाइड कर रहे हैं यहाँ पे साहब, 12 किसान रोज के, हर जिले में एक किसान सुसाइड कर रहा है। इतनी दुर्गति आ गई है। क्यों कर रहा है सुसाइड किसान? बोलते हैं कि नहीं नहीं वो कर्जा में हो गया। तो कर्जा क्यों हो गया? वो नहीं नहीं, वो शराब पीता था। ऐसा कौन सा आदमी? सबसे ज्यादा शराब कहाँ बिकती साहब? शहरों में बिकती है। पूरे शराब खाने में जाओ आप, कौन दिखेंगे वहां पे? सारे टीचर्स दिखेंगे, सारे गवर्नमेंट अफसर दिखेंगे वहां पे, क्योंकि पैसा अनाप शनाप आ रहा है। और हमारा किसान समझ लो देसी ठर्रा बेचारा, कभी कभी वो भी परेशानी में नाराज होके, क्या बोलते उसको, बड़ा मायूस होके कभी कभी पीता भी होगा। मैं नहीं समर्थन नहीं करूंगा। प्रकाश जी, हाँ, वो तो सल्फास पी के आत्महत्या करता है। वही मैं बोल रहा हूँ ना सल्फास आपको। आत्महत्या करता है, उसके सिर पे कर्जा होता है, और वो कर्जा हाँ, उसका नहीं है, वो कर्जा भारत की सरकार का है, जिसको बिल्कुल किसान चुका रहा है। किसान बिल्कुल। चुका रहा है। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं, ये देखिए, पराली के संदर्भ में हाँ, इन्होंने एक अध्यादेश जारी किया 17 अक्टूबर 2024 में, सारे डिप्टी कमिश्नर्स को, नोडल ऑफिसर्स को और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को। ये कहते हैं कि रेड एंट्री कर दीजिए फार्म रिकॉर्ड में फार्मर्स की, जो कहते हैं ना मेरा पोर्टल मेरा ब्यौरा, उसकी 2 साल फसल ही मत खरीदिए। डीएपी आप देते नहीं है, समय पे धान या चावल खरीदते नहीं है, गेहूं की बिजाई के लिए उसको इनपुट सीड मिलता नहीं है, और उसके बाद उस पर एफआईआर करेंगे, 2 साल तक उस पर प्रतिबंध लगाएंगे, और उसका हाल क्या करेंगे? क्योंकि उसको आप कर्जे में डुबो देंगे और उसकी जमीन को आप अदानी को सौंप देंगे। यही 3 कृषि बिलों में इनकी सरकार की तफ्तीश थी। अब ये इसको हकीकत में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी स्लाइड लगाइए। मैं दूसरी स्लाइड के माध्यम से आपको यह दिखाना चाहता हूं, पिछले 5 वित्तीय वर्षों में 2020-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25 में आपके ह्यूमन लेबर, आपके मवेशी, आपकी मशीन की लेबर, आपके बीज, खाद, और आपके सीड, आपका इंसेक्टिसाइड और पानी जो हम लगाते हैं, उसका जितना भी टोटल वेट पड़ता है एक फसल में, उसमें कॉस्टिंग में 201.8 से इजाफा देखिए 2024-25 में 250.9। अगर हम उसको पिछले वित्तीय वर्ष से कंपेयर करें तो 2023-24 में कंपोजिट इनपुट प्राइस इंडेक्स था 238.3, जो कि बढ़ के हो गया 250.9, यानी कि 5.3% चेंज जो है वो फसल की इनपुट कॉस्ट में हुई है। और सरकार एमएसपी पे हाइक कितनी करती है? सेफ्लॉर ऑयल यानी कि तिलहन पे करती है 2.4%,
चना पे करती है 3.8%, दलहन पे करती है 4.3%, मस्टर्ड पे करती है 5%, सिर्फ वीट पे करती है 6.6%, क्योंकि उसको 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देना है। मतलब कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 5.3% बढ़ेगी और एमएसपी 4% से नीचे रहेगी। ये है मोदी जी का खेल। हटा दीजिए इसको। ये है मोदी जी का खेल। अब आप एक बात और समझिए इसमें, जो मैं आपको प्रकाशित करना चाहता हूं। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एग्रीकल्चर का पीआईबी ये कहता है कि हमने डीएपी का रेट नहीं बढ़ाया है, हमने 25,000 करोड़ रुपए का अनुदान, क्योंकि हमारी इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ गई है, 25,000 करोड़ का अनुदान सरकार ने अतिरिक्त किया है डीएपी उपलब्ध कराने के लिए। अब मैं डीएपी की कहानी पे आता हूं। नरवाना जींद में डीएपी खाद लेने के लिए किसान 24 घंटे से ज्यादा लाइन में खड़े रहे, खाद नहीं मिली, लाठियां मिली। 1350 रुपए की डीएपी 2,000 रुपए का कट्टा बिक रहा है। 1350 रुपए का ऑफिशियल रेट है, जो आज से 5 साल पहले 1250 होता था। कट्टे में 5 किलो कम कर दिया गया और ब्लैक में 2,000 रुपए का कट्टा मिल रहा है। बिजाई का टाइम सर पे खड़ा है, खाद के बिना बिजाई नहीं कर सकते। मरता किसान क्या ना करता। ग्वालियर की बात करता हूं, किसान को 1350 की खाद का कट्टा 1700 रुपए में बेचा जा रहा है। और सिरे की बात यह है कि खाद का कट्टा भी नकली है, असली खाद नहीं है। जैसे नकली घी मिला था, वैसे ही नकली खाद भी मिल रही है। सारे देश में किसान रात भर लाइनों में खड़ा है रहता है। महंगी खाद लेकर भी अगर किसान को नकली खाद मिले तो इसका जवाब प्रधानमंत्री मोदी देंगे या कृषि मंत्री देंगे, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। और पराली को लेकर धुआं निकलता है, जो किसान ये कहता है कि क्या इन पराली को आप कहते हैं कि ये तूड़ी को हम फैक्ट्रियों में सप्लाई करेंगे, तो क्या फैक्ट्रियों में जब ये तूड़ी जलेगी तो क्या उसमें से अमृत निकलेगा? वहां से धुआं नहीं निकलेगा। किसान ये पूछ रहा है। और दूसरी बात, पिछले 2 सालों से आप कह रहे हैं कि पराली के अवशेष को मिट्टी में मिला दीजिए और 2 लीटर उसमें क्लोरोफायरोस डाल दीजिए, जो कि जहर है। किसान ये पूछ रहे हैं कि पंजाब से 2 ट्रेनें बीकानेर जाती हैं कैंसर के रोगियों के साथ, अगर 2 लीटर क्लोरीफेरोस मिलाकर बीज डालेंगे तो किसान क्या अमृत उगाएगा? क्या देश की जनता, देश का उपभोक्ता जहर नहीं खाएगा? आपको प्रदूषण और पानी की समस्याओं का एक ही समाधान है, जैसे कि आपने कहा स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट पर C2+50 फॉर्मूले पर एमएसपी दीजिए। आप एमएसपी देंगे तो इनपुट कॉस्ट खरीद सकेगा टाइम पे, डीएपी समय पे उपलब्ध कराइए, एनपीके समय पे उपलब्ध कराइए, गन्ना किसानों की पेमेंट मिलों से टाइम पे कराइए, प्याज के किसानों की जब फसल तैयार खड़ी हो तो उसको एक्सपोर्ट अलाउ कीजिए। नॉन बासमती राइस पे एक्सपोर्ट जो है वो प्रतिबंधित आप ऑल इंडिया पैन इंडिया नहीं लगा सकते। आपने बिल्कुल ठीक कहा। जिस प्रदेश में प्रोडक्शन एक्सेस है वहां से एक्सपोर्ट अलाउ करना चाहिए, और जिस प्रदेश में मान लीजिए कि आपकी वहां की कंजम्पशन जो है प्रोडक्शन से ज्यादा है, वहां पे आप एक्सपोर्ट मत अलाउ कीजिए। स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट को डिसाइड करना दीजिए। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि ये 10,000 12,000 रुपए एकड़ तेलंगाना में देने का भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया, बड़े जमींदारों को भी 12,000 रुपए एकड़ मिलेगा और 1 एकड़ वाले किसान को भी 12,000 रुपए एकड़ मिलेगा। तो मैं आपसे यह समझना चाहता हूं कि सेंटर की सरकार ऐसी स्कीमें बनाती क्यों है? भाई स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट्स को डिसाइड करना दीजिए कि हमारी कंजम्पशन कितनी है, हमारे पास एक्सेस कितना है, एफसीआई कितना खरीद सकता है या स्टेट एजेंसियां कितना खरीद सकती हैं। ये जमीनों को हथियाने के चक्कर में सेंटर ने एग्रीकल्चर में इतना इंटरेस्ट लेना क्यों शुरू कर दिया कि किसान की फसल किस रेट पे खरीदी जाएगी, किस रेट पे बेची जाएगी, सीड किस रेट पे मिलेगा, इनपुट कॉस्ट किस रेट पे मिलेगी। ये सारा मामला है क्या प्रकाश जी? संक्षेप में मैं जानना चाहता हूं आपसे। पहली बात तो आत्मजीत, एक बात पहले समझो, जो विषय आपने अधूरा छोड़ दिया था किसानों के आत्महत्याओं का, या क्यों हो रही है, क्योंकि कर्जे के कारण। कर्जा लेने वाला किसान कौन है मालूम है आपको? ये 1960-65 के साल में बैंकों में डिपॉजिट रखता था। मेरे पिताजी जो थे ना, तो बैंकों में डिपॉजिट रखते थे। ये बैंकों के मैनेजर भीख मांगने आते थे हमारे पास में दिवाली खत्म होने के बाद में, क्योंकि क्रॉप बिक जाता था, पैसा घर में पड़ा रहता था। तो बैंकों के मैनेजर आते थे और बोलते थे माए बाप डिपॉजिट दे दो। तो हम बैंकों में डिपॉजिट रखने वाला 1965-70 के काल में किसान
वो उसके बाद में ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि अभी वो बैंकों से कर्जा ले रहा है? क्या हमारी जमीनों ने उगाना बंद कर दिया कि क्या हुआ? ये हुआ कि सरकार ने हमको रास्ता अलग बता दिया। देखो, मैं आपके साथ में अभी इसके अंदर भिड़ा हुआ, आपने अगर मुझे गलत डायरेक्शन दिया और मैंने कुछ उल्टे सुल्टे बटन दबा दिया और ये बंद हो गया हमारा, तो गलती किसकी है? आपकी है। यू आर नॉट गाइडिंग मी प्रॉपरली। तो सरकार ने गाइड किया हमको, सरकार ने बोला कि भैया आप ये उन्नत बीज लगाओ, हाइब्रिड बीज लगाओ। हमने हाइब्रिड बीज लगा दिए। हाइब्रिड बीज लगाने के बाद में सरकार ने बोला कि आपको ज्यादा उपज चाहिए, आप ये रासायनिक उर्वरक डालो। हमने उर्वरक डाले। उसके बाद में क्या हुआ, तो फिर वो बड़ी कीट आने लगी, तो सरकार ने बोल दिया कि ये इंसेक्टिसाइड स्प्रे करो, तो जिसका आप अभी भुगत रहे हो खामियाजा, कैंसर होके। मुझे बोलना है कि ये हमारा इनपुट कॉस्ट बढ़ाया किसने? 65-70 तक के मेरा इनपुट कॉस्ट जीरो था सर, जीरो जीरो। पहले समझिए, मेरे घर का ही सीड था, मेरे घर का ही खाद था, क्योंकि मेरे पास में जानवर बहुत थे और मैं मजदूरों को मजदूरी मैं देता नहीं था। मजदूरों को चाहिए था कि पैसा नहीं लेता था, मजदूर को देवे तो बोलता कि पैसा लेके क्या खाओ पैसा। वो बोलता था कि भैया मुझे चावल दे दो, मुझे गेहूं दे दो। वो हमारी उपज लेता था। तो वो जमाना था वो 65-70 तक। उसके बाद में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने बताए हुए रास्ते पे हम चले, अधिक प्रोडक्शन उगाया हमने। हुआ क्या, जो देश के अंदर क्या बोलते हैं उसको, फार्म टू माउथ था, फार्म टू माउथ। वो देश के अंदर क्या हो गया, फार्म टू गोडाउन हो गया साहब। और गोडाउन में, आज गोडाउन में माल रखने के लिए जगह नहीं है। ये काम किसने किया? किसानों ने किया ये। और किसानों ने हम वो जो वादे की, हुआ क्या है, सरकार अभी बोल रही है हम फ्री राशन बांटेंगे आपको 5 साल। तो ये सरकार जो इतनी माज गई है, माज गई, ये शब्द वापर रहा हूं मैं आपको, इनकी जो इनको जो इतनी मस्ती चढ़ी है ना, नलायक उनको, तो ये मस्ती इनको चढ़ी की हुई है, क्योंकि गधेपना बेवकूफी हमने की है साहब। हम ज्यादा उगा रहे। डिमांड एंड सप्लाई का रेशियो मैं आपको समझाता हूं। अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो भाव बढ़ेंगे। अगर सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है वो हिसाब से, तो भाव गिरेंगे। ये किसान नहीं समझा, इनके जाल में फंस गए। हमने इनके गोडाउन भर दिए साहब। पहले गोडाउन नहीं थे, मेरा माल मैं मेरे घर में रखता था, लेकिन उपज ज्यादा किया हमने। ज्यादा उपज करने के बाद में इनपुट कॉस्ट हमारी खर्च बढ़ गई। इनपुट कॉस्ट ज्यादा बढ़ने के बाद में हुआ क्या, तो मैं मेरे घर में माल रख नहीं सकता हूं, क्योंकि मेरी कॉस्ट जो थी वो मुझे घर में से नहीं हो सकता था। तो मैंने उधार का लिया था सारा माल, तो उधारी वाले के पैसे चुकाने के लिए मुझे माल फार्म टू मार्केट बेचना है। पहले मेरे फार्म से मेरे घर में आता था मेरा माल, मैं घर में रखता था। उसके बाद में गांव का व्यापारी का दलाल आता था, बोलता था पोरे साहब गेहूं है क्या, क्या भाव बेचेंगे? मैं बोलता था भाई फलाने फलाने दाम में बेचेंगे। उसका मेरा भाव तय हुआ तो मेरे घर से गाड़ी में भर के वो लेके जाता था, ट्रैक्टर में भर के वो लेके जाता था। अगर भाव नहीं हुआ, मेरा माल मेरे घर में रहता था, मायूस होके वो जाता था साहब। उसके बाद में क्या है, इन्होंने कृषि उपज मंडी लाया, एपीएमसी एक्ट लाया कि वही जाके बेचना पड़ेगा। अभी मैं क्या करता हूँ, मेरे पास तो मेरी खाने की औकात नहीं है, मैं जाके भाड़े से ट्रैक्टर लेता हूँ, उसके अंदर मेरा माल लाता हूँ, वहां लेके जाता हूँ। फिर वहां तो दलाल और व्यापारी बैठे हैं सब तोड़ने के लिए। उनको मालूम है अभी तो इसको तो चारा नहीं है, ये घर को वापस लेके नहीं जा सकता, इसकी औकात नहीं है। तो वो जो औने पौने दाम में वो खरीद लेता है, हमारा उसके अंदर प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं निकलता है। तो ये सारा चक्कर जो है, ये क्या किया किसने? गवर्नमेंट के बताए हुए रास्ते पे हमने चले। हमारा जो कर्जा है, ये कर्जे की पूरी जिम्मेवारी गवर्नमेंट की है। ये नलायक गवर्नमेंट अदानी अंबानी के कर्जे माफ करती है साहब। किसानों के कर्जे माफ करने के लिए सिर्फ एक ही पंतप्रधान हुआ था, वो मनमोहन सिंह। जब मैं 2001 से तो 2007 तक के लिखते रहा किसानों के सुसाइड्स के बारे में, 2007 में आदरणीय मनमोहन सिंह के ऑफिस से मुझे फोन आया, ससम्मान मुझे निमंत्रित किया गया है। उन्होंने सारी बातें समझी जैसा मैं अभी आपको समझा रहा हूं। उसके बाद में समझने के बाद में मनमोहन सिंह जी ने मैंने बताया कि कर्जा आपके कारण हुआ है, आपके बताए हुए रास्ते के कारण हम चले। तो मनमोहन सिंह जी ने 72,000 करोड़ रुपीस का लोन वेवर 2008 में करवाया साहब, बिना अर्जी, बिना साइन, बिना अर्जी बिना साइन। फिर बैंकों को पूछा कि किसानों का कर्जा कितना है तुम्हारा, को हर बैंक ने जो जो फिगर दिया उसका फिगर हुआ था 68,000 करोड़ रुपीज। गवर्नमेंट ने, मनमोहन सिंह ने 72,000 करोड़ रुपीज का लोन व्यवहार करवाया साहब उस समय पे। ये तो इन्होंने 15 लाख 16 लाख करोड़ का इंडस्ट्री का करवाया। अरे 15 लाख, हमारा तो अभी आज भी अगर किसानों का, पूरे भारत के किसानों का कर्जा कितना है ना साहब, लाख रुपए के ऊपर नहीं होगा, लाख करोड़ के ऊपर, 1 लाख करोड़ के ऊपर। ये तो ये माफ कर दिए। तो अभी अभी मैंने कल न्यूज पढ़ी है, अडानी का एयरपोर्ट का कोई ये था कर्जा था,
12,000 करोड़ का एसबीआई ने माफ करवा दिया। क्यों माफ करवाया भाई? एक तो तुमने एयरपोर्ट फोकट दे दिया उसको, उसके बाद में वो एयरपोर्ट डेवलपमेंट के लिए पैसा खर्चा वो तुमने माफ करवा रहे। अभी क्या है देखिए साहब, गलतियां मैं आपको डेफिनेटली बोलता हूँ, गलतियां किसानों की है। हाथ में किसान क्या है, इन्होंने बांट दिया साहब, क्रॉप में बांट दिया इन्होंने। बिजली वाला किसान, नॉन बिजली वाला, इरिगेटेड, नॉन इरिगेटेड, ये जात का, वो जात का, ये पार्टी का, वो पार्टी का, ऐसे इसके अंदर इन्होंने किसानों को बांट दिया। और किसान नहीं है सर, वो वोटिंग करते हो, किसान जिस दिन होके जाएगा ना, उस दिन ये सरकार लाइन पे आ जाएंगे। ये किसान करके वोटिंग को नहीं जा रहा है, ये जा रहा है जातियों में बट रहा है। जाट अलग, पंजाबी अलग, ये हरियाणवी अलग है, हमारे मराठे अलग है, उसके बाद में कौन से ये अलग है। तो प्रदेशों में बढ़ गया, जातियों में बढ़ गया, पार्टियों में बढ़ गया, क्रॉप में बढ़ गया। तो ये इसके कारण ये सारी गवर्नमेंट माज गई है और किसानों की हालत उन्होंने ऐसी कर दी साहब कि मरता क्या न करता। क्योंकि उसको आज की पड़ी है साहब, आज क्या करेगा वो? क्या फालतू में ज्ञान आप और मैं अभी ज्ञान की बातें कर रहे हैं, उनके पास भी समय नहीं है ज्ञान की बात करने के लिए। वो बोलते भैया मेरे बच्चे भूखे मर रहे, मैं भूख। जो लोगों को खाना खिलाता था वो किसान खुद भूखा है, उसके बाद में पैसा नहीं है। अगर आप कोई किसान के पास आ जाएंगे और उसको बोलेंगे कि भाई दिवाली के लिए बच्चे के लिए शर्ट खरीद ले, शर्ट खरीदने की औकात नहीं उसकी 100 रुपए की, गांव में आने के लिए पैसा नहीं उसके पास में, गांव में मर रहे किसान, हर गांव भूतिया हो गए। महाराष्ट्र के अंदर 2 साल पहले 2700 गांव भूतिया थे, उसमें से 2300 गांव अकेले विदर्भ में थे। एक साल के अंदर उसमें 700 भूतिया गांवों का इजाफा हो गया। अभी विदर्भ के जो भूतिया गांव है ना, 3000 है, 3000। एक बात समझिए, क्यों हो रहा है भूतिया गांव? क्योंकि गांव खेड़े में रहने के लिए कोई परिस्थिति नहीं है वहां पे। जिसके लिए खेती के लिए वो रुकता था वहां पे कि भाई मुझे यहाँ से 2 पैसे की आमदनी होंगी, आमदनी खत्म हो गई, अब रह के क्या करेगा? अभी आत्मजीत एक बात मैं अभी आपको वार्निंग देता हूँ, चाहे आपके मार्फत से अगर गवर्नमेंट सुनती होंगी तो बहुत ही अच्छी बात है। 2010 के बाद, 2000 आज से 5 साल के बाद में ये जो वार्स हो रहे हैं ना, वो वार्स खाने पीने के लिए हो गए। एक बात समझिए, खाने पीने के लिए, क्योंकि किसान उगाएगा नहीं तो खाएंगे क्या? क्या नोट खाने वाले हो आप कि फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन होता है? फैक्ट्री के लिए भी इनपुट कॉस्ट के लिए कुछ ना कुछ आप जो ले के ये खाते हो ना, 5,000 रुपए किलो की आप ये खाते हो, क्या बोलते हो उसको, ये आलू चिप्स खाते हो। आलू हाँ, चिप्स आलू चिप्स खाते हो और वो आलू को 5 रुपए किलो से खरीदते हो आप, 5 रुपए किलो से आलू खरीदते हो आप। ये इतना है, मैं बताता हूँ, जूते लेके मारना चाहिए गवर्नमेंट को और लोगों को। ये फालतू की चीजों के लिए पैसे खर्चा करते, लेकिन खाने की बात है, और वो भी किसान की बोल रहा हूँ मैं आपको। सब्जी लेने जाएगा ना, मर्सिडीज बेंज में जाएगा सब्जी खरीदने के लिए, और उसके साथ में भाव मोल ताल करेगा। वो बोलेगा, वो बोलता कि मेरी सब्जी है, वो बोलेगा क्या भाव दिया भाई? वो बोलेगा कि मेरे 20 रुपए किलो है, बोलता नहीं भाई 10 रुपए किलो दे दे। साला जाएगा मर्सिडीज के अंदर, भाव तो वहां करेगा, वो मॉल के अंदर जाके भाव तो नहीं करेगा वो। वहां तो जो सही बात। बिल दे दिया वो स्कैनिंग कर दिया, पैसा दे दिया। क्या है, लोगों जी की मानसिकता बदलने की जरूरत है। अगर मोदी जी को काम करना है ना साहब, तो काम इसके लिए करना चाहिए। कोई भी सरकार आएगी ना तो उसको काम इसी के ऊपर करना चाहिए कि लोगों का दिमाग ठिकाने पे लाओ। पहले उनको बताओ कि ये जीवनावश्यक वस्तु है, इसका पैसा सबसे ज्यादा तुमको देना पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या है, अभी सारे भीख मंगे लोग और भीख मंगी सरकार है, और लोगों को तो बस वही गवर्नमेंट अच्छी लगती है कि जो उनको फोकट में राशन देंगी, सस्ता खिलाएंगी। ये इसी के चक्कर के अंदर, सस्ते के चक्कर में क्या हो रहा है, ऑयल सस्ता देने के लिए इन्होंने ला लिया, नॉन ईडेबल ऑयल आया है। इसके ऊपर एक स्पेशल शो करो आप। ये जो सोयाबीन और पाम ऑयल बिक रहा है ना देश के अंदर, इसके कारण कैंसर हो रहा है पूरे देश भर। इसके लिए सेपरेट जी शो करो, मैं आपको काफी बताऊंगा। तो ये क्या हो रहा है ठीक है। मालूम है क्या? हमारे देश का किसान मर रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, तो ये क्या हमारे रुपए ले रहे हैं? अरे वो तो डॉलर लेने वाले हैं ना भाई। तो डॉलर दे के आप ये कर रहे हो, हमारा डॉलर बाहर भेज रहे हो, काय के लिए भेज रहे हो? खाने की चीजों के लिए। लाज और शर्म लगनी चाहिए गवर्नमेंट को। अगर आपको जो किसान आपको डॉलर दे सकता है, उसका प्याज अगर एक्सपोर्ट होगा तो डॉलर मिलेगा आपको। आप बोलते नहीं नहीं प्याज भेजने का नहीं बाहर, तो उसके ऊपर आप बंधन लगा देंगे। आपको चावल के ऊपर बंधन लगा देंगे, आप गेहूं भेज नहीं सकते बाहर। ये सारी बात तो ये नलायक गवर्नमेंट है, नलायक गवर्नमेंट की नलायक सोच है, और उनके सारे अंधे मोदी भक्त है। इनको मेरे सामने लाओ तो मैं इनकी सारी आंखें खोल दूंगा। और ये जो एक एक सब्जेक्ट के ऊपर आपको एक एक शो करना पड़ेगा, ये तेल के जी ऊपर, चावल के ऊपर, हर चीज के ऊपर। इतनी बेकार परिस्थिति है आत्मजित। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये बहुत आर्थिक संकट है। आपने देखा यूक्रेन वॉर में किस तरीके से रशिया यूक्रेन वॉर के चलते 3500 रुपए कुंटल भी गेहूं जो है वो मिल नहीं रहा था, और उस समय अदानी और अंबानी 2000 रुपए कुंटल गेहूं खरीद कर 3500 रुपए 4000 रुपए कुंटल गेहूं बाजार में बेच रहे थे, और किसान को उसका कोई फायदा नहीं हुआ।
किसानों का जो न्यायिक अधिकार है वो उनको नहीं मिलता है। उनको मुफ्तखोर बताकर लाडली बहना की खैरात लुटाने वाली सरकार को अब किसान को सचेत करना जरूरी है। जाति के आधार को भूलकर आर्थिक समस्याओं पर मतदान करने की मानसिकता अपनानी चाहिए, ये प्रकाश पोरे जी का कहना है। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए प्रकाश पोरे जी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपका सजेशन लेंगे, हर हफ्ते संडे को हम आपके साथ एक रिकॉर्डिंग करके सोमवार 9 बजे जरूर लगाया करेंगे, ताकि इस श्रृंखला में तिलहन में क्या हो रहा है, दलहन में क्या हो रहा है, चावल में क्या हो रहा है, गेहूं में क्या हो रहा है और किसानों की समस्याओं का समाधान क्या है, इस पर भी विचार विमर्श करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय, धन्यवाद।